ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड वीडियो में देख लेते हैं। मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या है? फर्स्ट, भाषा का मौखिक रूप भाषा का मूल रूप होता है जिसे सीखना नहीं पड़ता। मतलब जो मौखिक भाषा है इसको सीखना नहीं पड़ता, इसको हम सुनते हैं और अर्जन के द्वारा सीख लेते हैं। भाषा के लिखित रूप को प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। मतलब जो भाषा का लिखित रूप होता है इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। पहले स्वर राइट करते हैं, मात्राएं राइट करते हैं, व्यंजन राइट करते हैं, धीरे धीरे हम वर्ड, शब्द, वाक्य राइट करना सीख जाते हैं। बच्चा भाषा के मौखिक रूप को पहले सीखता है। जो मौखिक रूप है इसको बच्चा पहले सीखता है, बाद में उसका लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप के कारण ही ज्ञान की संचित राशि को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब जो लिखित भाषा ये स्थायी भाषा होती है और इसको आगे की पीढ़ी के लिए संचित किया जा सकता है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आजकल हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए नए नए साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए नए नए साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल फोन के द्वारा कहीं से भी अपनी बात दुनिया के किसी कोने में बैठे अपने मित्र या संबंधी तक पहुंचाई जा सकती है। कंप्यूटर पर वॉइस मेल प्रक्रिया द्वारा हम न केवल अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं अपितु उसका चित्र भी देख सकते हैं। या जो वॉइस मेल जो होती है मतलब इसके द्वारा जब हम टॉकिंग करते हैं कंप्यूटर से तो हम उसका सामने वाले का वीडियो भी देख लेते हैं, उसकी पिक्चर भी देख लेते हैं। ईमेल, फैक्स आदि के द्वारा भी विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मतलब ईमेल के द्वारा भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, फैक्स के द्वारा भी कर सकते हैं। ईमेल का यूज़ हम कंप्यूटर एंड मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं, फैक्स का यूज़ भी हम कंप्यूटर एंड मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। आजकल सीडी, ऑडियो टेप आदि के माध्यम से भी विचारों और भावों को सुरक्षित रखा जाता है। सीडी मतलब स्टोरेज डिवाइसेज हैं, सीडी और ऑडियो टेप रिकॉर्डर, ऑडियो टेप सॉरी। तो इनमें क्या है, जो भी हमारी भाषा है इसको हम स्टोर कर सकते हैं। सो रिपीट अगेन, आजकल सीडी एंड ऑडियो टेप आदि के माध्यम से भी विचारों और भावों को सुरक्षित रखा जा सकता है। विभिन्न भाषाएं, संसार में जितने समाज या समुदाय हैं प्राय सबकी अपनी अपनी भाषा है। इन भाषाओं को अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा गया है। एक ही भाषा परिवार की भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ माना जाता है। मातृभाषा, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, मातृभाषा है। मातृभाषा का मीन्स है जो बच्चा अपने परिवार से अर्जन करता है भाषा का, वह मातृभाषा होती है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। मतलब सर्वप्रथम बच्चा जन्म के बाद मातृभाषा का अर्जन करता है अपने परिवार से। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती। राष्ट्रभाषा का मीन्स मतलब देश में जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वही राष्ट्रभाषा होती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मतलब हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी आदि। राजभाषा, राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इन्हें एक न समझें। मतलब दोनों में अंतर है। मतलब जो राष्ट्रभाषा होती है वो अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है देश में, और राजभाषा का मीन्स है जो सरकारी कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं वो राजभाषा होती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इन्हें एक न समझें। भारत में कार्यालय कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। मतलब 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।
संपर्क भाषा, संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में यही स्टॉप करते हैं। थैंक्स ऑल।